हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड कीप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ की, राइट। अभी मार्च आ चुका है तो हमें अच्छे से और ज़्यादा प्रिपरेशन को क्या करना है, जल्दी जल्दी कवर अप करना है पूरे सिलेबस को, राइट। तो हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास नंबर 46 से हम शुरू करने वाले हैं। बोलो, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरी यूनिट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सभी तैयार हो जाइए, स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी क्लासेस होती है उसकी लिंक सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाती है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं सभी फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि कोई भी क्लास फिर आपके मिस नहीं होनी चाहिए, आपको लिंक्स मिल जाएगी, ठीक है। और पेपर 1 की 3 क्लासेस होती है। DI की भी आपकी कल जो 7 मार्च है, यानी कि आपका आज से स्टार्ट हो जाएगी नाइट में 9 PM, तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। देखिए, जो मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा किसी स्टूडेंट का वीक होता है, तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, राइट। बाकी हमारी कॉमर्स की 3 PM होती है। उसके अलावा जो अदर पेपर 2 की कोई तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्लासेस यहाँ पे मेंशन्ड है, टाइम के अकॉर्डिंग सभी ले सकते हैं। ये न्यू टाइमिंग शेड्यूल बनाया गया है। ओके, तो फाइनली यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। देखिए, शुरू करने से पहले थोड़ा सा माइंड मैप बना देते हैं, आखिर क्या होता है व्यावसायिक वित्त, राइट। तो सब कुछ पैसा पैसा पैसा, हम बात करेंगे पूरी इस यूनिट में, कैसे पैसा कमाएं, कैसे पैसा लगाएं, कैसे प्रॉफिट कमाएं, राइट। तो यही सब चर्चा रहेगी। तो आप पिक्चर्स से भी थोड़ा सा माहौल बना देते हैं पूरा फाइनेंस वाला, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे FM के कॉन्सेप्ट को, जो कि आपका आता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा, जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, क्या मीनिंग है उसका, क्यों पढ़ना है उसे, क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंस होगी सब्जेक्ट की, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा, जो कि हम चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। ये देखिए, पिक्चर्स में मैंने मेंशन किया है पूरा व्यावसायिक वित्त को, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें जो वित्त का, फाइनेंस का जो कार्यकलाप होगा, वही इसी पूरे सब्जेक्ट के अंदर, पूरी यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए अभी देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन बिजनेस फाइनेंस का। ओके, देखिए, जो व्यावसायिक वित्त है वो एक ऐसा क्रियाकलाप है, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी वित्त से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको क्या किया जाता है, मैनेज करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस से ही निकल के आता है हमारा, बोलो क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM जिसे हम टर्म में बोल सकते हैं। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस पूरा यही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक जो व्यवसाय है उसमें वित्तीय प्रबंध किस तरीके से किया जाना चाहिए, किन तरीकों से किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके हम 3A मान के चलते हैं। FM के अंदर पूरी जो बुक है आपकी, या समझ लीजिए पूरा सिलेबस है, वो पूरा का पूरा इन 3A पे ही बेस होता है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट है आपका, बोलो क्या, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। अब ये क्या है इसको समझेंगे, पहले 3A को देख लेते हैं। एक है आपका एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एक है एलोकेशन ऑफ फंड्स और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ठीक है। बोलो मेरे साथ, सभी बोलेंगे, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है। अब एक्विजिशन क्या होता है, देखिए, कोई भी व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो हमारे पास पूंजी कहाँ से आए, हम कहाँ से ऐसे स्रोत लगाएं, ऐसे सोर्सेस इकट्ठा करें जिससे हमें क्या हो, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पूंजी आ पाए, ठीक है। तो एक तरीके से कैपिटल रेज करने के लिए जो भी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जो भी सोर्सेस का, जो भी स्रोतों का यूज़ किया जाता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके
एक्विजिशन ऑफ फंड्स के अंदर आते हैं। यानी हमें व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए है? पैसा चाहिए है, कैपिटल चाहिए है। अब कैपिटल हम लोन लेंगे, रेस कहाँ से करेंगे, वो सब जो एक्टिविटीज़ होगी वो हम देखेंगे किसमें? एक्विजिशन ऑफ फंड्स में एज फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी सारे जो वित्तीय निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, आपके पास जब कैपिटल होगी उसके बाद ही आप वित्तीय निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे, राइट। तो वित्तीय निर्णय इस तरीके से लिए जाएंगे कि किस तरीके से आप क्या कर सको, जो कैपिटल है उसको इंक्रीज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बढ़ा सको, रेस कर सको अपने बिजनेस में, ताकि फिर बाद में उसका आप इन्वेस्ट कर सको और प्रॉफिट कमा सको। तीनों चीज़ें इंटरकनेक्ट है। पहले आपको चाहिए कैपिटल, फिर आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट और फिर आपको चाहिए, बोलो क्या, उससे प्रॉफिट। ठीक है, तो तीनों का ही मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्विजिशन ऑफ फंड्स में जहाँ पे लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, बात करेंगे हम ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे क्या की जा सकती है, कैपिटल रेज की जा सकती है, पूंजी बढ़ाई जा, मतलब पूंजी लाई जा सकती है बिजनेस के अंदर। किसके लिए? बोलो, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन वित्तीय निर्णय में? हम सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की कौन कौन से ऐसे वित्त के स्रोत हैं जिससे क्या किया जा सकता है, हम पूंजी बढ़ा सकते हैं, पूंजी ला सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब कौन कौन से सोर्सेस होते हैं मुझे कोई बताएगा? मैम, हम सब ने पढ़ा है, 11-12 से ही स्टार्ट हो गया था, राइट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सभी क्या होते हैं? सोर्सेस होते हैं कैपिटल लाने के। अब देखिए, एक कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है, जिससे उसे बदले में क्या मिलता है? अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट मनी मिलता है, एप्लीकेशन मनी मिलता है। वही तो उसकी कैपिटल होती है, जिसको वो इकट्ठा करके फिर क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। और इन्वेस्ट करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट मिलता है एक कंपनी को, उसमें से जो शेयर्स जिनके लिए हुए होते हैं उन्हीं को क्या करती है? आधा डिविडेंड देती है, या फिर आधा, बोलो डिबेंचर होते तो इंटरेस्ट देती है। एंड आफ्टर दैट जो प्रॉफिट होता है वो एक कंपनी कमाती है। ये पूरी जो फाइनेंशियल प्रोसेस है वो है पूरी। ठीक है, जिसको हम पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर जिसमें हम पढ़ रहे एक्विजिशन ऑफ फंड्स में हम क्या करेंगे? कैपिटल रेज करेंगे। कहाँ से लाए कैपिटल, इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। तो उसके लिए जो सोर्सेस अवेलेबल है उनसे हम कैपिटल रेज करने के तरीके देखेंगे, और साथ ही साथ क्या देखेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखेंगे। यानी जो कैपिटल हम चाहे तो हम लोन ले रहे हैं, चाहे हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, चाहे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी लागत तो आती है ना। अब कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो उसकी भी कॉस्ट होती है, पूरी प्रोसेस होती है, लागत आती है, राइट। तो उन सब का मेजरमेंट भी किसके अंदर किया जाएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर किया जाएगा, एक्विजिशन ऑफ फंड के अंदर किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, राइट, कि कितनी एक कंपनी में कितना आपको इक्विटी शेयर रखना है, कितना डिबेंचर रखना है, कितने बॉन्ड्स आपको रखने, मतलब मतलब कौन से ऐसे बेस्ट तरीके निकाल के लेके आएगी एक कंपनी कि उनको अपना जो पूंजी का ढांचा है वो किस तरीके का रखना है। ठीक है, उसको शेयर्स कितने % रखने, इक्विटी शेयर्स कितने % रखने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने % रखने हैं, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और कौन सा बेनिफिशियल रहता है वो सब भी डिस्कस करेंगे, राइट। और एक ही आपका लेवरेज उत्तोलक होता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ही, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ऊपर से जान लेते हैं। लेवरेज उत्तोलक क्या होता है? जिसमें क्या देखा जाता है कि एक फर्म या एक कंपनी के लिए शेयर्स इशू करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर डिबेंचर्स इशू करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उस तरीके से जब कंपेयर करके देखा जाता है कि एक कंपनी के लिए किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं लेवरेज के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने एक्विजिशन ऑफ फंड की प्रोसेसिंग पढ़ ली है कि इसके अंदर किन किन तरीकों से क्या क्या किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो, कैपिटल रेज करने की जितने भी साधन होते हैं उन सबको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, सोर्स इकट्ठा किए जाते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, देखा जाता है कौन सी जो कैपिटल माध्यम है, कौन सा जो है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी कैपिटल की, वो ज्ञात किया जाता है, और फिर लेवरेज देखा जाता है। तो ये सारी के सारी टर्म्स, ये प्रोसेस किस में होती है? एक्विजिशन ऑफ फंड में फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। तो क्या होता है एक्विजिशन ऑफ फंड? आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे पहले काम किया जाता है कैपिटल रेज करने का, व्यवसाय में पूंजी लाने का, राइट। तो ये हो गया एक्विजिशन ऑफ फंड। अभी नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब हमारे पास पूंजी आ गई, अब उस पूंजी को किन किन तरीकों से हमें इन्वेस्ट करना है, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। वो तरीके जो भी हैं वो किसके अंदर देखे जाते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स में। यानी पहले हमने एक्विजिशन कर लिया फंड का, इकट्ठा कर लिया फंड को, अब उसको क्या करेंगे, उसका एलोकेशन करेंगे, जो कि किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। कि इसमें क्या लिए जाते हैं, विनियोग निर्णय लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं एक कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात की जाती है और कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स हम अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपका जो बीकॉम है वहाँ पे भी ये दोनों चैप्टर्स, बीकॉम और एमकॉम का जो कोई ना कोई एक सेमेस्टर है जिसमें ये आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ऑलरेडी जानी हुई है, देखी हुई है। इनको हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमने बात की एलोकेशन ऑफ फंड की, जिसमें जो कैपिटल हमारे पास इकट्ठा हो गई है उसका अब हम लेंगे, बोलो क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि किस तरीके से कैपिटल को लगाना है, इन्वेस्ट करना है। जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, कार्यशील पूंजी प्रबंधन को और कैपिटल बजटिंग को। यानी पूंजी का बजट बनाना पड़ेगा ना, अब कैपिटल आ गई, अब उसका पूरा बजट बनाएंगे कि किस किस तरीके से हमें क्या करना है, इसे इन्वेस्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, एक हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि होता है एक्विजिशन ऑफ फंड में फाइनेंशियल डिसीजन और एलोकेशन ऑफ फंड्स में बोलो क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर प्रोसेस, जो कि है आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अब कैपिटल आ गई, इन्वेस्ट भी कर दिया, अब जो इन्वेस्ट करने से आउटपुट निकल के आया है उसका बंटवारा किस किस तरीके से करना है, क्योंकि जो जिनसे हमने पूंजी ली है उनको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, शेयर्स को भी देना पड़ेगा, शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो एप्रोप्रिएशन फंड का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, किन किन के बीच, जिन्होंने अपनी कैपिटल दी है भाई, लगाई है, यानी एक तो फर्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनके बीच, मतलब जो फर्म है उसके बीच, और साथ ही साथ जिनको क्या देना है, जिनके पास शेयर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनको डिविडेंड, फिर जिन्होंने डिवेंचर्स खरीदे हैं उनको इंटरेस्ट किन किन तरीक़ों से देना है। तो ये सब किसके अंदर देखा जाएगा, डिविडेंड डिसीजन, की लाभांश का निर्णय किस तरीके से लिया जाए, कि पूरी की पूरी जितनी भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना परसेंटेज एज अ डिविडेंड क्या किया जाए, बांटा जाए, और कितना रिटेन्ड अर्निंग के लिए। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे आगे इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास ही रख ले और बहुत कम परसेंटेज किस में दे, डिविडेंड में दे। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम डिसीजन लेना कि कितना मैक्सिमम पोर्शन आप अपने पास रखो, कितना डिविडेंड में दो, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किसके अंदर देखी जाती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में, या उसके अंदर डिविडेंड डिसीजन में। डिविडेंड पॉलिसी हम जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक रोड मैप है, जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस, उसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ठीक है, 3A के बेसिस पे एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, जिनमें 3 डिसीजंस लिए जाते हैं। एक आपका होता है फाइनेंशिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी विनियोग निर्णय, और एक होता है डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय। क्लियर है। फिर फाइनेंशियल डिसीजन में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज। इन सब का क्या मीनिंग है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ ऑड या अलग नहीं लगनी चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया। सभी माइंड में रहने चाहिए कि हम क्या क्या अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एप्रोप्रिएशन में क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजंस, जिसमें पढ़ेंगे हम डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर है, अच्छे से सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर, विशेषताएं और स्कोप, यानी कि क्षेत्र को हम जानते हैं किसके, बोलो, वित्तीय प्रबंध का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो देखिए Finance is defined as the provision of money at the time when it is required। हम फाइनेंस का अगर मतलब समझे तो वित्त क्या होता है, वित्त को डिफाइन किया जाता है एक ऐसी प्रोविज़न के रूप में, प्रोविज़न ऑफ मनी के रूप में, यानी एक तरीके से पैसे के रूप में, एट द टाइम, जिस टाइम पे
ये हमें रिक्वायर होता है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। एक फर्म को, एक कंपनी को जब पैसों की नीड होती है तो प्रोविज़न ऑफ मनी को ही हम क्या बोलते हैं, फिनेंस बोलते हैं, वित्त बोलते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ फाइनेंस, अब आप बताइए मुझे फाइनेंस का कितना बड़ा रोल होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। मैम, विदाउट कैपिटल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन एनी बिजनेस, राइट। बिना किसी कैपिटल के आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू आप कर सकते हो, पर कैपिटल तो मस्ट होता ही होता है या नहीं, बोलो, है ना। तो द रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड नो एम्फेसिस, यानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है फाइनेंस का जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कहने का मतलब। ओके, वेदर बिग और स्मॉल नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन एंड एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस, चाहे फर्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, फाइनेंस की नीड होती ही है एक्सपेंड करने के लिए। ऑपरेशंस, एक्टिविटीज़, जितनी भी गतिविधियां होती हैं एक फर्म के संचालन में, उसके लिए हमें फाइनेंस की, वित्त की आवश्यकता होती ही होती है, राइट। फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, उसकी एक चाबी की तरह काम करती है फाइनेंस। एंड अ फर्म सक्सेस भी किस पे बेस्ड होती है, जब आपके पास कैपिटल होगी, आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो फाइनेंस इज मस्ट फॉर सक्सेस ऑल्सो, एंड in fact its survival is dependent upon how efficiently it is able to acquire and utilize the funds। और इसके साथ ही ये भी आवश्यक होता है कि कितना योग्यतापूर्ण हमारे पास जो कैपिटल अवेलेबल है उसको, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाने में फंड का सक्षम है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस की बात की है सबसे पहले, फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंस का क्या रोल होता है एक बिजनेस फर्म के लिए, वो अभी हमने जाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी आगे देखिए। फाइनेंस हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेज, अभी हमने देखा बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए इम्पोर्टेंट रोल है फाइनेंस का, दैट इट हैज़ गिवन बर्थ टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज सेपरेट सब्जेक्ट। इसीलिए जो आपका वित्तीय विज्ञान है ना, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण रोल है एक बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर। इसको हम अदर एक्टिविटीज़, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी खुद की पूरी एक प्रोसेस है, इसका खुद का मतलब पूरा वित्तीय प्रबंध का पूरा एक क्या है, प्रोसेस है। इसके लिए क्या किया गया, अलग से एक सब्जेक्ट ही बना दिया गया इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर एक फर्म को डिसीजन लेना होता ही होता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि किस तरीके से हम जो फाइनेंस है उसका प्रबंध करें, मैनेजमेंट करें। आगे देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। ये क्या होता है, मैनेजरियल प्रोसेस, प्रबंधकीय प्रक्रिया का वो पार्ट होता है विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि कंसर्न करता है जो भी फाइनेंशियल वित्तीय संसाधन हैं आपके, उनकी प्लानिंग करने में, उनको नियंत्रित करने में। अब वित्तीय संसाधन में यही शेयर्स कितने होने चाहिए, किस पे कितना डिविडेंड लगना चाहिए, ये सारी प्रोसेस को प्लान करने में, उनको नियंत्रण करने में क्या होता है, मैनेजरियल प्रोसेस होती है एक क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम मोस्ट सुटेबल सोर्सेज। ये कंसर्न करता है कि किस तरीके से फंड को प्रोक्योरमेंट किया जाए, फंड का रेज किया जाए फ्रॉम मोस्ट सुटेबल सोर्सेज। अभी हमने देखा था जो एक्विजिशन ऑफ फंड्स के अंदर क्या देखा था कि फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से क्या हो, ऐसे सोर्सेज का हम यूज़ करें जिससे हम फंड को क्या कर सके, एक्वाइज कर सके, फंड को रेज कर सके, राइट। In the earlier stages, financial management was a branch of economics and as a separate subject it is recent origin। प्राचीन काल में जो फर्म्स एग्जिस्टेंस में थी या बिजनेसेस होते थे, उनमें जो आपका वित्तीय प्रबंध है उसको अलग से नहीं देखा जाता था, उसको इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट समझा जाता था। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसका आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके क्या करना होता है, बोलो,
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो नीड होता है उसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक फर्म के लिए भी तो यही चीज़ है कि आपके पास जो कैपिटल है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी जो पूंजी के संसाधन है वो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो उनको आप किस तरीके से ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करके इस तरीके से आप उनका विनियोग करो कि उससे क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सको, ठीक है। तो पहले इसको क्या समझा जाता था, एज अ इकोनॉमिक्स का ही पार्ट समझा जाता था। लेकिन आपने देखा, हमने जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उससे थोड़ा हटके है आपका, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंशियल का होता है, पूरा का पूरा वित्तीय प्रबंधन का होता है, राइट। तो बाद में अभी रिसेंट ओरिजिन में क्या हुआ, आपका ये एज ए नया सब्जेक्ट निकल के आया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको क्या किया जाना चाहिए, अलग से पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है? इट इज़ स्टिल डेवलपिंग, ये अभी भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नए नए जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो नई नई वित्तीय तरीके ला रहे हैं कि किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन किया जाना चाहिए, न्यू थ्योरीज के बेसिस, न्यू टेक्निक्स के बेसिस पे, ठीक है। एंड स्टिल इट हैज़ नो यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ इट्स ओन, और अभी तक इसकी खुद भी ना कोई भी थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आया है। तो अभी भी इसका प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से इसको क्या किया जाए और भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क किया जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, वित्तीय प्रबंध के ऊपर। क्लियर है? तो ये सारा नेचर और स्कोप के बारे में हमने बात की है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बेसिस पे हमने देखा है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हमने ओवरव्यू समझा है बिजनेस फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की, मीनिंग की, किसके, वित्तीय प्रबंधन की या एज अ डेफिनेशन की, ठीक है। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइटल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी जो आपका वित्तीय प्रबंधन है ना, वो व्यवसायिक प्रबंधन का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, ठीक है। It refers to that part of management activity which is concerned, ये एक ऐसा पार्ट है प्रबंधन गतिविधि का which is concerned, जो concerned है with planning and controlling of financial resources of the enterprises। जो भी पूरे फर्म या बिजनेस के एंटरप्राइज के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कौन से बोलो, वित्तीय रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन है, उन सब की प्लानिंग और कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाए, इसके लिए ये एफएम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न रहता है, ठीक है। आगे देखिए, इट डील्स विद रेजिंग फाइनेंस फॉर द एंटरप्राइज। वही सबसे पहले हमने देखा कि वित्त को रेज करने के लिए डील करता है एंटरप्राइज के, एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंस। उसके बाद किस तरीके से अच्छी उपयोगिता के साथ उनका इन्वेस्ट किया जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ओके, ऑफ सच फाइनेंस। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अभी हमने देखा विनियोग निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय, एंड डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय, और साथ ही साथ लिक्विडिटी डिसीजंस, ये सभी अंदर पार्ट आ गए, कैपिटल बस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ईटीसी, ये सब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर बोलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वित्तीय प्रबंधन के अंदर। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं वित्तीय प्रबंधन के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देयर आर 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने देखा 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट आपका रेजिंग फाइनेंस, जो हमने पढ़ा था एक्विजिशन में, जो लिया जाता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। फिर इन्वेस्टिंग इट इन असेट्स, फिर जो कैपिटल आई है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना है वो हम देखते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर, बोलो एलोकेशन ऑफ डिसीजन में, राइट। फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न अर्नड फ्रॉम असेट्स टू शेयर होल्डर्स, यानी जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसको जिनके पास शेयर हैं उनमें किस तरीके से बंटवारा करना है अपने प्रॉफिट का एक फर्म के। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न, जो भी आती है आपके पास प्रॉफिट रिटर्न, उसको किस तरीके से बांटना है, किनके बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में। ये 3 तरीके के डिसीजंस हो गए घुमा फिरा के, रेस फंड्स, इन्वेस्टमेंट और आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो चलिए ये 3 बेसिक होते हैं फंक्शंस, बोलो किसके,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, आगे देखिए, दीज 3 फंक्शंस आर रेस्पेक्टिवली नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ये हमने जाना था, इन तीनों को किन किन नाम से जाना जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन वित्तीय निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विनियोग निर्णय और आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन लाभांश नीति निर्णय, इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस वेरियस अदर फंक्शंस हैव आल्सो टू बी परफॉर्म्ड सच एज स्टॉकिंग, यानी इनके साथ साथ कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं एफएम के अंदर, लाइक वर्किंग कैपिटल डिसीजन हो गया, ये इनके अंदर ही आ जाते हैं, राइट। जो अभी हमने देखा था फर्स्ट जब हमने बात की थी ओवरव्यू की, तब जो आपकी कार्यशील पूंजी का निर्णय है वो, एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस, वही कि जो भी आपका वित्त होगा उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग करना, उसका नियंत्रण करना, ये सभी टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं किसके? एफएम के। ठीक है, सर्टेन रूटीन फंक्शंस आर ऑल्सो परफॉर्म्ड, और कुछ होते हैं डेली के जो कार्य होते हैं वो भी किए जाते हैं वित्तीय प्रबंधन में और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए, राइट, ऑफ ऑल दीज फाइनेंस फंक्शंस। हैंस द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस आर, तो इस तरीके से ये कार्य होते हैं किसके? वित्तीय प्रबंधक के, जो हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक फर्म को कितनी ज़रूरत है कैपिटल की, कितना पैसा एक बिजनेस को चाहिए है किसके लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निर्धारित करेंगे? कितनी वित्तीय आवश्यकताएं हैं एक फर्म को, कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन कि अब नीड का हमें पता चल गया, तो अब उस नीड को किस तरीके से किस तरीके से लाया जाए, मतलब किस तरीके से कैपिटल लाया जाए। मान लीजिए हमें चाहिए है 5 लाख रुपीज़, किसके लिए? एक बिजनेस के लिए कैपिटल हमें चाहिए है, तो हमें पता चल गया, सबसे पहले हमें नीड का पता चला। अब उस 5 लाख को हम कहाँ से लेके आए, कहाँ से रेज करें, तो ये किसके अंदर होता है? फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ये निर्णय लिया जाता है। तो ये भी एक कार्य होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंध का, राइट। और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब 5 लाख रुपीज़ आपने रेज कर लिए, फंड आ गया, अब उसको किस किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारी प्रोसेस किसके लिए होती है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब एक बिजनेस में हमने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसका ऑपरेशंस किस किस तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए हमें जो कैपिटल लगानी पड़ रही है या फिर हमें चाहिए है, वो सारे डिसीजंस यानी कार्यशील पूंजी, जो कार्य चल रहा है उसके लिए जो पूंजी का निर्णय लिया जाता है वो कार्य किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, और एक फंक्शन है आपका फिर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, वही कि किस तरीके से जो रिटर्न आई है, जो प्रॉफिट आया है, उसका बंटवारा करना है, अप्रोप्रिएशन करना है एज डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी निर्णय लिया जाएगा, लाभांश नीति निर्णय, और फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, पूरा जो कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए जो भी वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर, तो वो कार्य किया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। और फिर रूटीन फंक्शंस भी देखे जाएंगे, क्योंकि डेली डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी कैपिटल लगती है अकाउंट्स में, उनको फिर करना, उनकी टैली में उनको रिकॉर्ड करना, लेखा जोखा करना, फिर टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, ये सब भी किसकी प्रोसेस होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की प्रोसेस होती है, मतलब ये कार्य होते हैं सारे वित्तीय प्रबंध के। क्लियर है? तो क्या क्या देखे हमने, वही मेन तो मुख्य रूप से 3 है, कौन कौन से? डिविडेंड, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल हो गया आपका, डेली रूटीन जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो गया, कंट्रोल हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल। ये सारे आपके फंक्शंस हैं किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वित्तीय प्रबंध के। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी गोल्स क्या हैं एफएम के, मतलब वित्तीय प्रबंध के गोल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड बाय द बिजनेस, यानी हर एक जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट होता है उसको उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो गोल डिसाइड करे कि बिजनेस के गोल्स क्या है, क्या अचीव करना है हमें, राइट। तो इन ऑर्डर टू मेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस अ क्लियर अंडरटेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इज नेसेसरी। तो
इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है वित्तीय प्रबंधन करते हैं उसमें भी हमें ये गोल निर्धारित करना पड़ता है कि हमारा गोल क्या है, क्यों हम ये वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क within which various decisions relating to investment, financing and dividend are to be taken। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। अब देखिए हम जीआरएफ पढ़ रहे हैं तो हमारा गोल है कि हमें जीआरएफ क्लियर करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसी के बेसिस पे हम हमारी पूरी रणनीति बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से वित्तीय प्रबंधन में भी क्या होना चाहिए, एक ओवरव्यू, एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमें इतनी कैपिटल लगानी है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, इतना डिविडेंड हमें बांटना है। तो ये सारी के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक मैनेजर को जो वित्तीय प्रबंधक होता है उसको लेने चाहिए, उसके ये सारे गोल्स होने चाहिए, राइट। In other words, objectives lay down a situation by which the efficiency and profitability of a particular decision is evaluated। तो वही बात की गई है कि अगर हम ओवरव्यू बना के और गोल डिसाइड करके किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसमें क्या होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, ज़्यादा कुशलतापूर्वक वो कार्य क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो यही बात इसी के संदर्भ में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संदर्भ में, कि पहले से हम प्री डिटरमाइन करके जब चीज़ों को गोल डिसाइड करके करते हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट अचीव होता है, ज़्यादा हमें क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। द चॉइस ऑफ सच अ क्राइटेरियन लाइज बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हैंस देयर आर टू अप्रोचेस। तो बात करें कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंधन का क्या गोल होता है तो हम देख सकते हैं कि ये दो चीज़ों के बीच में रहता है। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी एक फर्म का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ अधिकतमीकरण हो, और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एफएम का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए? आप बताइए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, चलिए, कि क्या होना चाहिए। एक जो ऑब्जेक्टिव है वो फर्म का, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। एक बार आपने इन्वेस्ट किया, एक बार आपको प्रॉफिट हो गया, चलो उस साल का हो गया, ठीक है। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपकी जो फर्म है, आपकी उसमें वेल्थ में, संपत्ति में क्या हो रहा है, जब मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। जहां आपका शेयर 10 रुपीज़ का था वो अब अगर 100 रुपीज़ का हो गया है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपका जो प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है एक बार आपको इन्वेस्ट करने से वो ज़्यादा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है किससे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, जो आपका बोलो क्या वित्तीय प्रबंधन है वो, ठीक है। तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स, यानी अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतना फंड चाहिए होगा तो ये हेल्पफुल होता है ना, उसको रेज करने में भी, उसको बनाने में भी, राइट। तो हेल्पफुल इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स, ठीक है। सेकेंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो हम पूरा प्रबंधन करते हैं एक वित्त का तो उससे क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं हम जो फंड होता है उसका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर कैश मैनेजमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल का ही पार्ट होता है कैश का मैनेजमेंट करना। फिर प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उनका भी प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं कि कितना हमें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, कितना डिविडेंड के रूप में हमें क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, जितना अच्छा प्रबंधन होता है वित्त का उतना ज़्यादा आपकी जो वेल्थ है बिजनेस की, फर्म की, उसमें क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल होता है। उनको पता होता है कि हाँ भाई ये फर्म ये क्या कर रही है, अच्छे से वित्त का प्रबंधन कर रही है, अच्छे से प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन्ड है, राइट। फिर यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सामने भी पूरा का पूरा मैप रखा हुआ होता है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट यही तो करता है वित्त का, पहले से एक मैप ओवरव्यू गोल डिसाइड कर देता है कि हमें इन्वेस्ट
इन इन तरीकों से ऐसे करना है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या रहता है, लाभदायक रहता है कि उनके सामने पूरा ओवरव्यू रहता है उसका, राइट। एंड द लास्ट वन, यूजफुल फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। कोई भी बिजनेस फर्म्स कनेक्टेड रहती हैं बैंक से, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, राइट। तो अगर किसी का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत बेहतर है तो उनके लिए ये अच्छा ही है ना कि जो बैंक्स हैं वो भी ज़्यादा क्या लेंगे, ज़्यादा इफेक्टिवली प्रक्रिया सारी करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो ये इन सभी के लिए क्या है, यूज़फुल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन किसी भी फर्म का, बिजनेस का। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए हमने मोटा मोटा तौर पे जो इंट्रोडक्शन था, जो अपना सब्जेक्ट हमें पढ़ना है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त में, उसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा कर ली है। इंट्रोडक्शन से हमने समझ लिया है, राइट। ब्रीफली अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक लीगल और प्रोसीड्यूरल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, मतलब एक प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है किन किन की, फाइनेंशियल डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की और डिविडेंड डिसीजंस की। उसके अलावा जो हमने अदर्स पढ़े थे उनकी, ये पूरा ओवरव्यू हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। क्लियर है, ये एज अ रिवीजन आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें भी होती हैं, बोलो कौन कौन सी। एक तो होता है आपका रिस्क और एक होता है रिटर्न। हर एक बिजनेस को इन्वेस्ट करने पे रिस्क तो होता ही होता है ना, और साथ में जो रिटर्न है वो भी आती है। तो जितना ज़्यादा रिस्क कम होता है और जितनी ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा होती है, तो उससे एक जो फर्म की वैल्यू है वो डिसाइड होती है। जितना रिस्क कम आता है, रिटर्न ज़्यादा आती है, उतनी जो वैल्यू है फर्म की वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है किसका, बोलो, एक व्यावसायिक वित्त के अंदर। एक व्यावसायिक वित्त जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो आपका वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें होती है ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो हमने जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, वो अच्छे से सम अप करके कवर अप कर लिया है। तो आप अच्छे से क्लास लगाइए इसके पूरे की और फिर लास्ट में रिवीजन कीजिए, ओके। तो चलिए, तो अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है यूनिट 4, तो सभी अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के नए टॉपिक के साथ, जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है उसके, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से क्लासेस लगाइए, तैयारी कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जाके 45 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, लास्ट आज 46 नंबर थी। तो वो सारी आप क्लासेस डे टू डे रूटीन में जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हैं और कंटिन्यूटी में ये वाली क्लासेस रख सकते हैं, क्योंकि आज से नया यूनिट स्टार्ट हुआ है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस यूनिट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, ओके। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म के साथ मिलके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट और सोशल साइट सब मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से जाके अप्रोच कर सकते हो। पेपर फर्स्ट की भी अच्छे से, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रही हूँ, पेपर फर्स्ट की भी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 3 क्लासेस यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, दोनों पेपर्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।